Hello everyone, hope you all are well. So welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. In my last video related to this chapter human reproduction, I have discussed fertilization and implantation. In my today's video, I will discuss the placenta, which is very important structure and a connecting link between the mother and the developing baby inside the uterus. It plays a very important role in the development of embryo, how we will study in this video. So let's start. First of all, the formation of placenta and what is placenta, I will discuss it one by one. स्टूडेंट, हम लोगों ने जब फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन पढ़ा था तो इम्प्लांटेशन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जायगोट से, जिसको कि हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. उस ब्लास्टोसिस्ट में आउटर लेयर जो होती है उसको हम लोगों ने कहा था ट्रोफोब्लास्ट, और जो ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कि उसके जस्ट अंदर की साइड होता है उसको हम लोगों ने कहा था इनर सेल मास. मैं रिकॉल करवा देती हूँ आप लोगों को एक बार. नाउ दिस इज the implantation process which we have discussed in my last video. So ये blastocyst structure है बच्चों. तो outer layer जो है इसकी उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल होता है उसको हम लोगों ने इनर सेल मास कहा था. Now what is the role of this trophoblast in placenta formation? We will discuss in my today's lecture. So क्या हुआ आफ्टर द इम्प्लांटेशन, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो डेवलप हो जाते हैं ऑन दी ट्रोफोब्लास्ट विच आर कॉल्ड दी कोरियोनिक विलाई एंड दे आर सराउंडेड बाय दी मैटरनल ब्लड एंड दी यूटेराइन टिश्यू. तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हुआ, जो हमारे पास में ब्लास्टोसिस्ट था उसका जो ऊपर वाला जो लेयर था जिसको हम लोगों ने ट्रोफोब्लास्ट कहा था, उस पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह से डेवलप हो जाते हैं जिनको कि हम लोग कोरियोनिक विलाई कहते हैं. और ये कोरियोनिक विलाई चारों तरफ से कवर्ड हो जाते हैं विद द यूटेराइन टिश्यू एंड द मैटरनल ब्लड. अब ये जो यूटेराइन टिश्यू है और अंदर की साइड पे ये जो कोरियोनिक विलाई आ गए हैं, ये आपस में एक दूसरे में धस जाएंगे. ये धसना किस तरीके से होता है, जैसे कि हमारी ये जो फिंगर्स है आपस में इस तरह से धस जाए, इसको कहते हैं हम लोग इंटरडिजिटेशन. तो ये कोरियोनिक विलाई जो कि फीटस का पार्ट है और ये मैटरनल पार्ट, ये आपस में इस तरह से धस जाते हैं, एम्बेडेड हो जाते हैं कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वहां पे जिसको कि हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा. So basically what happened here, the chorionic villi which was the part of the fetus and the uterine tissue जो कि part है आपका mother का, uterine tissue become interdigitated with each other and then they will form a structural and the functional unit between the fetus and the maternal body. और इस structural and functional unit को students हम लोग कहते हैं placenta. अब जो maternal part है जो कि placenta बनाने में रोल प्ले कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं डेसिडुआ बेसिलिस. डेसिडुआ बेसिलिस क्या हुआ स्टूडेंट, हम लोगों ने यूट्रस में 3 लेयर्स पढ़ी थी. जो सबसे अंदर वाली होती है उसको एंडोमेट्रियम पढ़ा था. एंडोमेट्रियम के पास वाली जो थी वो मायोमेट्रियम था और मायोमेट्रियम के जस्ट बाहर वाली जो थी जो पेरिफेरी थी उसको हम लोगों ने पेरीमेट्रियम कहा था. जो इम्प्लांटेशन होता है वो बेसिकली एंडोमेट्रियम यानी अंदर वाली लेयर से होता है. तो इस एंडोमेट्रियम में चेंजेस होते हैं, that would be known as a decidua basalis. और जो फीटल पार्ट इन्वॉल्व होता है प्लेसेंटा फॉर्मेशन में उसको हम लोग कहते हैं कोरियन, क्योंकि कोरियोनिक विलाई होते हैं और ब्लास्टोसिस्ट जो कि एंडोमेट्रियम के अंदर पूरी तरह से ग्रो कर जाते हैं. ये स्टूडेंट एंडोमेट्रियम सपोज करो इस तरह से है, ये कोरियोनिक विलाई इसके अंदर से इस तरह से डीपली एम्बेडेड होते हैं ताकि जो अंदर का जो टिश्यू होता है जैसे कनेक्टिव टिश्यू हो गया या एपिथेलियम हो गई या एंडोथेलियम हो गई, म्यूकोसा हो गई, वो सब ब्रेक डाउन हो जाती है और देन दिस पार्ट विल कम इन अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद द मैटरनल ब्लड. ठीक है, तो ये मैटरनल ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आना इसको बहुत जरूरी है ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके बिटवीन द fetus and the mother's body. ठीक है, so I will explain this with the help of one diagram which I have used here. This is the diagram. I have taken this diagram from the NCERT. आप NCERT पे देखोगे तो क्लियर इस तरह से पिक्चर आपको दिया हुआ है. ये आप देखें तो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इसके चारों तरफ ये प्लेसेंटल विलाई हो गया, ये प्लेसेंटा पूरा डेवलप हो गया. ये यहाँ पे ऊपर की साइड ये पूरा यूटेराइन टिश्यू है, ये पूरा यूट्रस का एरिया आ गया आपका. ये यहाँ पे पूरा मैटरनल ब्लड आ गया है, ये पूरा मैटरनल ब्लड है that is filling somewhere the cavity of uterus. Now this is the plug of cervical
म्यूकस, जो म्यूकस है वो वहां पे कलेक्ट हो जाता है सर्विक्स एरिया में, क्योंकि सर्विक्स आप लोगों को पता होगा एक नैरो पॉइंट होता है, एक नैरो एरिया होता है जो कि यूट्रस और वेजाइना को कनेक्ट करता है। तो चांसेस होते हैं इन्फेक्टिंग एजेंट्स के उस फीटस तक पहुंचने में थ्रू दिस सर्विस। तो उसको क्या कर दिया जाता है, एक तरह से प्लग कर दिया जाता है वहां पे, उसको एक जैसे कहते हैं ना कि हम लोग किसी में ढक्कन लगा दिया कोई चीज में, जैसे बॉटल को बंद करने के लिए हम लोग ने ढक्कन लगा दिया, तो वैसे ही यहाँ पे ये म्यूकस का काम होता है, ताकि जो बाहर से इन्फेक्टिंग एजेंट्स है वो ट्रैप हो सके इस म्यूकस में, और फर्दर दे विल नॉट बी ट्रांसमिटेड टू दी फीटस। So this is how the placenta is formed. Now this placenta is also known as a hemochorial placenta. बच्चों जो अभी हम लोग हीमो का नाम लेते हैं, हीम जो वर्ड आता है वो बेसिकली रिलेटेड होता है आपके हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आपके आरबीसी में, जो कि उसका पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि कोरियोनिक विलाय उस मैटरनल ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, डायरेक्ट कांटेक्ट में है बट मिक्सिंग नहीं है। मैटरनल ब्लड और फीटस का ब्लड आपस में एक दूसरे के मिक्स नहीं होता है, वो दोनों अलग अलग सेपरेट रहते हैं। ये जैसे हम लोग इस डायग्राम में देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आप डायग्राम देखें तो यहाँ ये मैंने पिक्चर लिया है, ये पिक्चर है आपका एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो जो है वो चारों तरफ से एक फ्लूइड से सराउंडेड होता है जिसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो दिस एमनियोटिक फ्लूइड हैज अ ड्यूल फंक्शन, इट विल प्रिवेंट द एम्ब्रियो टू गेट डैमेज्ड और आल्सो प्रिवेंट द डेसिकेशन ऑफ दिस एम्ब्रियो। अब इस फीटस में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स जा रही है, ठीक है, ये आपके रेड कलर से शो हुई है या आर्टरी हो गई, और जो ब्लू कलर से शो हो रखी है वो आपके वेन्स हो गई। यहाँ इस साइड पे आप देखेंगे तो ये पूरा मैटरनल ब्लड हो गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ये आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। आप देखेंगे तो इनमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, आपस में एक दूसरे में मिक्सिंग नहीं हो रही, बस ये आपस में एक दूसरे के पास पास है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो होता है थ्रू दी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप लोगों को स्टूडेंट पता है, डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम दी हाई कंसंट्रेशन टू दी लो कंसंट्रेशन। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि मदर से जा रहा है, ये अपने साथ में फूड और ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, ये यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा मटेरियल का, यहाँ से ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो गया एम्ब्रियो में, फिर एम्ब्रियो के अंदर क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, सो देन these carbon dioxide and the waste product will be given back to the maternal blood, और ये यहाँ पे ब्लड वेसल जो होगी वो कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पिक्चर क्लियर हम लोगों को शो करता है कि आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में तो है बट मिक्सिंग नहीं हो रही है मैटरनल और फीटल ब्लड की। ये यहाँ पे पूरी तरह से ये प्लेसेंटा स्ट्रक्चर है, ये कोड है, ये कोड जो है जिसमें कि ब्लड वेसल पास हो रही है, इस कोड को हम लोग कहते हैं अम्बिलिकल कोड। I will show in another diagram. This code is known as a umbilical cord. ये umbilical cord है जो कि एम्ब्रियो को कनेक्ट कर रही है प्लेसेंटा से, और इसी में ही ब्लड वेसल पास हो रही है, ठीक है। तो ये अम्बिलिकल कोड हो गई, ये आपके प्लेसेंटा हो गया, एमनियन मेम्ब्रेन हो गई जिसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है एम्ब्रियो को फ्रॉम द डैमेज एंड द desiccation. That's why this placenta is known as a hemochorial placenta, because blood system of the mother and the fetus, they come into close contact but without the mixing, and exchange of the material take place through the membrane by the diffusion process. Next we will understand the function of the placenta. सबसे पहले तो exchange of material होता है placenta के थ्रू, तो fetus से maternal blood में जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि मदर की बॉडी से फीटस में जाएंगे न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज एंड आल्सो ऑक्सीजन। नाउ द सेकंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इज इट आल्सो एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। स्टूडेंट्स व्हाट डज मीन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में वो ग्लैंड्स हैं जो कि केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं जिसका नाम होता है हार्मोन। तो ये हार्मोन हो गए आपके पास में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, रिलैक्सिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इन पांचों में से ये जो तीन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एचसीजी, रिलैक्सिन और एचपीएल, ये तीनों सिर्फ और सिर्फ सिक्रीट होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी।
नाउ वी विल कम टू द HCG। तो HCG जो नाम है बच्चों, वो बेसिकली कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है। तो कोरियोनिक जो है वो वर्ड लिया गया है कोरियन मेम्ब्रेन से। तो जो एम्ब्रियो की कोरियन मेम्ब्रेन होती है उसी से ही ये हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। नाउ द फंक्शन ऑफ दिस, फंक्शन है इसका मेंटेनिंग द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था, जब ओव्यूलेशन होता है तो ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरह से रप्चर हो जाता है, और जो रप्चर, जो खोल बचता है ग्राफियन फॉलिकल का, वो एक अलग स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो सिक्रीट करेगा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। अब ये प्रोजेस्टेरोन होगा, एस्ट्रोजन होगा, ये दोनों ही इनका जो लेवल होगा वो मेंटेन रहेगा बाय दिस HCG, एंड फर्दर देयर विल बी नो मेंस्ट्रुएशन एंड द ओव्यूलेशन। तो HCG का काम होता है इन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो हार्मोन लेवल है वो मेंटेन रखे, ताकि एक प्रेग्नेंट फीमेल में ओव्यूलेशन ना हो और ना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल हो। ओके, नाउ दिस हार्मोन इज बेसिकली टेस्टेड इन अ ऑल प्रेगनेंसी टेस्ट। तो जो भी प्रेगनेंसी, जब जो शुरुआत में प्रेगनेंसी टेस्ट जो किया जाता है वो बेसिकली इसी हार्मोन की प्रेजेंस को टेस्ट किया जाता है इन यूरिन। नाउ द सेकेंड हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय द प्लेसेंटा इज रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो है वो सिक्रीट होता है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। इसका नाम ही रिलैक्स करना है, नाम में ही लिखा हुआ है रिलैक्स। तो रिलैक्स किसको करेगा? जो वहां पे टिश्यू होंगे, जो सर्विक्स है उसको रिलैक्स करेगा, उसको थोड़ा सा ब्रॉड करेगा, क्योंकि सर्विक्स हमारे बिल्कुल एक नैरो पॉइंट होता है, एक नैरो कनेक्टिंग पॉइंट होता है बिटवीन द यूट्रस एंड द वेजाइना। तो सर्विक्स को थोड़ा सा ब्रॉड करना बहुत जरूरी है, ताकि जो बेबी है वो यूट्रस से वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाए। तो रिलैक्सिंग का काम है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट फैसिलिटेट द बर्थ बाय सॉफ्टनिंग द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ पेल्विस। जो पेल्विक एरिया होता है वहां के कनेक्टिव टिश्यू थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। एंड सेकेंड, इट विल डायलेट द सर्विक्स इन द प्रेपरेशन फॉर डिलीवरी। और सर्विक्स क्या हो जाएगा? थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, ताकि इजीली चाइल्ड बर्थ हो सके। ये सिक्रीट होता है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। लैक्टोजन, लैक्ट जो वर्ड है बच्चों, वो हम लोग यूज करते हैं हमारे लैक्टोज शुगर से रिलेटेड, या जिसमें हम लोग मिल्क की जब बात करते हैं, मिल्क में क्योंकि आपको पता ही है लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है, तो बेसिकली ये हार्मोन भी कहीं ना कहीं मिल्क से रिलेटेड ही कुछ काम कर रहा है। और मिल्क ह्यूमन फीमेल में सिक्रीट होता है फ्रॉम दी मैमरी ग्लैंड, वहीं वो फॉर्म होता है और फिर वहीं से फर्दर वो सिक्रीट होता है। So this hormone stimulate the development of mammary gland in preparation for the lactation. तो एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर इंजेक्शन ऑफ मिल्क जो होगा वो तो चाइल्ड बर्थ पे ही होगा, बट फॉर्मेशन ऑफ जो मिल्क होता है वो उसमें चाइल्ड बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो चुका होता है विद द हेल्प ऑफ दिस ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। Next, we will study some more detail about the placenta. Other hormone like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, ये हार्मोन का लेवल भी एक मदर की बॉडी में बढ़ जाता है, बिकॉज increased secretion of these hormone is essential for the fetal growth, and also they are helpful for maintaining the metabolic changes in a mother and for the maintenance of pregnancy. So now we will talk about the umbilical cord. So umbilical cord student क्या होती है? एक ये cord होती है, cord like structure होती है जो कि फीटस से प्लेसेंटा के बीच में प्रेजेंट होती है, और इसी में ही ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये अटैच होती है ऑन द वन साइड टू द बेली ऑफ फीटस एंड प्लेसेंटा ऑन द अदर साइड। तो एक साइड पे ये उसकी बेली से अटैच्ड हो गई और दूसरी साइड पे ये अटैच हो जाती है प्लेसेंटा से। Now it helps in a transport of the material from the fetus and towards to the fetus. ये इसका फंक्शन हो गया mainly. Now I will explain this diagram again. ये हो गया आपका embryo. Okay. Now this embryo is surrounded by a fluid which is a amniotic fluid. ये cavity होती है यहाँ पे, इस cavity को हम लोग amniotic cavity कहते हैं। इसमें जो fluid present होता है उसको amniotic fluid कहते हैं। ये जो चारों तरफ इसके एक मेम्ब्रेन आ रही है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं एमनियन। आई विल राइट दीज थ्री वर्ड हियर। द फर्स्ट ऑफ ऑल इज एमनियन। एमनियन ये बाहर वाली लेयर हो गई, दिस वन इज अ एमनियन।
एमनियन के अंदर के साइड पे एमनियोटिक कैविटी प्रेजेंट है और एमनियोटिक कैविटी में एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड. दिस लेयर इज एमनियन. एमनियन और इस एम्ब्रियो के बीच का जो कैविटी है उसको नाम दे दिया हम लोगों ने एमनियोटिक कैविटी. और उस कैविटी में जो फ्लूइड प्रेजेंट है जो कि एम्ब्रियो को ड्राई होने से और डैमेज होने से बचाता है. एक तरह से ये शॉक एब्जॉर्बर होता है, तो जितने भी एक्सटर्नल जो शॉक लगते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि इसका जो एम्ब्रियो है वो बचा रहे, उसको डैमेज ना हो किसी भी तरीके का. और एक और लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है जिसको कि हम लोग यॉर्क सैक कहते हैं. ये मैमल्स में बहुत छोटी सी होती है क्योंकि इसका कोई रोल नहीं होता है और कुछ टाइम बाद में ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है. इसका रोल होता है रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में. यॉर्क सैक का जो रोल होता है बेसिकली स्टूडेंट्स रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में होता है, जहां पे कि यॉर्क इसमें प्रेजेंट होता है दैट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. मैमल्स में इसका एज सच कोई रोल नहीं है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज that is a plug of mucus in cervix. This is developing embryo. This is umbilical cord. These are the placental villi. And this is the cavity of uterus. This all is a maternal blood. Okay. So this is all about the placenta, its formation and its function. It's play a very important role in development of baby inside the uterus. Hope you liked my video. If you like my video, then please hit the thumbs up. Share my video and comment in a comment section and subscribe my channel for the further videos. Okay, thank you so much.